अब हम लोग पांचवा अध्याय गर्भाधान अध्याय का अध्ययन करेंगे। आधानेस्तगृहं जत्तच्छीलो मैथुने पुमान् भवति सायासम सद्युत वीक्षिते विदग्धं शुभैरस्ते। अब देखिए, आधान समय, गर्भाधान के समय जो लाडो उससे अस्तगृहम माने सातवें भाव में, अस्त माने होता है सातवां, उदय घर कहलाता है लग्न और अस्त कहलाता है सप्तम भाव। इसलिए हम लोग दिशा का भी ज्ञान करते हैं तो लग्न को पूरब और सप्तम भाव को पश्चिम मानते हैं। तो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो सप्तम भाव अस्त भाव कहलाता है। तो आधाने अस्तगृहं जत्तच्छीलो अर्थात गर्भाधान कालिक लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि हो वह जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री के बीच में सहवास किया हुआ रहता है, उसी प्रकार का समसद्युत वीक्षिते विदग्धं शुभैरस्ते। यदि अगर लग्न से सप्तम स्थान शुभ ग्रह से दृष्टि हो या जुट हो तो यह समझना चाहिए कि सहवास प्रेम पूर्वक किया हुआ है। नहीं, यदि अगर वह पापग्रह से आक्रांत हो वीक्षिते विदग्धं शुभैरस्ते, अर्थात यदि अगर शुभ ग्रह द्वारा देखा भी नहीं जाता हो, पापग्रह द्वारा देखा जाता हो और पापग्रह उसमें उपस्थित हो, तो ऐसी अवस्था में यह समझना चाहिए कि वह सहवास दोनों पति पत्नी के बीच में कलहपूर्ण हुआ है। क्या समझ में आया? बोलिए धमाका जी। हमारी बात सुने हैं? किधर देख रहे हैं धमाका जी? क्या कह सुनिए, आधाने अस्तगृहं, आधाने अस्तगृहं, गर्भाधान के जिस लग्न में है उस लग्न से सप्तम भाव में अस्तगृहे मन गृहम माने सातवें घर में जत्तच्छीले मैथुने पुमान भवति, जिस प्रकार का ग्रह रहता है उस प्रकार का सहवास ज्ञात करना चाहिए। यदि अगर साया समसद्युत वीक्षिते, यदि अगर सदग्रह शुभग्रह से दृष्टि जुत हो तो प्रेम पूर्वक, अगर उसमें पापग्रह के द्वारा दिखा जाता हो या पापग्रह उसमें जुत हो तो ऐसा समझना चाहिए कि यह कलहपूर्ण या
बलात्कार पूर्वक सहवास है। चलिए आगे चल। अब जन्म लग्न, प्रश्न लग्न या आधान लग्न से दीप का ज्ञान सौरांग से अब्जांग से चबा चंद्र सौरान्वितो यही बुकेबा शांतो दीपो जन्मन्याधाने चेन्न रवि दृष्ट। आधान काले, जन्म काले, प्रश्न काले बा। आधान लगने, जन्म लगने, प्रश्न लगने अथवा दीप से अभाव ज्ञान माह। दीप का दीप है वहां या नहीं है, यह इस लग्न से आपको पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? सौरांश से जत्र तत्र रासौ मकर कुंभ योरंतर नवांशस्थे चंद्रमसी। जन्म समय, गर्भाधान समय या प्रश्नकालिक समय से चंद्रमा शनि के नवांश में मकर या कुंभ में हो या जलचर, जलचर में कौन कौन राशि आते हैं? कर्क, मीन और मकर का उत्तरार्ध, ये जलचर राशि कहलाते हैं। इसमें यदि शनि हो या लग्न से हिबुक, हिबुक नाम है चतुर्थ स्थान को हिबुक कहा जाता है। चौथे भाव को, चौथे भाव का पर्यायवाची शब्द है हिबुक। तो चतुर्थ स्थान में स्थित हो एवं सूर्य से अदृष्ट हो, सूर्य से देखा नहीं जाता हो, ऐसे जोगों में दीपाभाव यानी दीप का अभाव रहता है। अंधकार में जन्म या गर्भाधान समझना चाहिए। यदि चंद्रमा सूर्य से दृष्ट हो तो दीप प्रकाशित समझना चाहिए। अब देखिए, मोटा मोटी इसका सूक्ष्म रूप में समझ लीजिए कि जन्म समय या गर्भाधान समय में जब हम विचार करने लगेंगे दीप का, तो उस समय में हम देखेंगे चंद्रमा का विचार करेंगे कि चंद्रमा जो है शनि के नवांश में, यानी शनि का नवांश कहाँ होगा? तो मकर या कुंभ, यही ना है उसका घर, यही उसका नवांश भी होगा में यदि है, या जलचर, जलचर हो गया कर्क, मीन और मकर का उत्तरार्ध भाव, इसमें यदि शनि से जुड़ है, वह चंद्रमा इसमें यदि शनि से जुड़ा है या फिर अथवा लग्न से चतुर्थ स्थान हिबुक स्थान या चौथे भाव में स्थित है, तो और चतुर्थ स्थान में स्थित है और सूर्य द्वारा देखा जाता हो, अदृष्ट हो, नहीं देखा जाता हो, तो दीप का अभाव समझिए, यानी अंधकार में वह। यह चलिए अब एक क्षेपक में है गर्भाधान समय से जन्म समय का ज्ञान, गर्भाधान समय से जन्म समय का ज्ञान। चंद्रोदावत संख्ये द्वादश भागे निषेक समय स्यात् तस्मात् तावतिरासौ जन्मेन्दौ संभवे मासी। अब देखिए, गर्भाधान के समय
जिस द्वादशांश में चंद्रो जावत संख्ये द्वादश भागे, जिस द्वादशांश में चंद्रमा हो तो एक राशि में कितने द्वादशांश होते हैं? देखिए, ये तो हम शुरू में जब ऑनलाइन शुरू हुआ था उसी समय हम आप लोगों को पढ़ाई प्रारंभ किए थे। सभी आदमी स्पष्ट ग्रह सब नवमांसी सब पढ़ लिए थे और फिर जो है बोल रहे हैं एक राशि कितने अंश का होता है? 30 अंश। उसको यदि अगर हम 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 अढ़ाई 30। बस तो कितना हो गया? अढ़ाई। दंड का 30 कला का। तो ये जो है एक जैसे मतलब एक द्वादशांश हुआ है। तो उसी में कहते हैं कि गर्भाधान समय से जावत संख्ये द्वादश भागे, जिस द्वादश भाग में भागे चंद्रो भवति, चंद्रमा हो, चंद्रो जावत संख्ये द्वादश भागे, जिस द्वादशांश में चंद्रमा बैठे हो, निषेक समय स्यात्, गर्भाधान के समय में, तस्मात् तावती रातौ जन्मेन्दौ संभवति भाति। अर्थात कहते हैं उसी संख्यक राशि में उतने ही द्वादशांश पर जब जन्मेन्दौ तावती रासौ जन्मेन्दौ संभवे मासी, मतलब द्वादशांश पर जब 10वें मास में चंद्रमा आता है तो जातक का जन्म होता है। अब इसका एक उदाहरण दे दिया है। जैसे गर्भाधान समय में चंद्रमा कन्या राशि के 5वां द्वादशांश में है, तो कन्या राशि के 5वां कौन हो गए? देखिए क्या होता है, तो प्रत्येक राशि में पहला द्वादशांश जो होता है वह उसी राशि का होता है। तो जैसे कन्या का विचार करना है तो कन्या से ही हमको गिनती करना है, तो 12 ठो निकालना है, तो 5वां द्वादशांश, तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर 5वां हुआ ना। कन्या से 5वां हम गिने तो कौन आ गया? मकर आ गया। तो मकर 5वां द्वादशांश है। अब जो है तो 5वां द्वादशांश मकर है, तो अब मकर से फिर 5वां द्वादशांश कौन होगा? मकर से 5वें कौन होगा? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष हो जाएगा। तो वृष राशि के उतने ही अंश पर 10वें भाव में चक्र जब चंद्रमा आएगा तब जन्म होगा, ऐसा समझना चाहिए। 10 महीना में जन्म होता है ना, है? तो 10वें मास में चंद्रमा उसी में रहेगा। जिस गर्भाधान में, जिस समय में, जिस द्वादशांश में चंद्रमा है उससे 5वें और उससे 5वें अर्थात 10वें में जब आएगा तब ये उस संतान का जन्म होगा। अब कहते हैं बहुकाल प्रसव का ज्ञान बड़ा अच्छी है, तो देख लीजिए। उदयत मृदुभांग से सप्तमस्ते मंदे
यदि भवति निषेकः श्रुतिमब्दत्रयेण तस्मिन् तु विधिरेख द्वादशे दे प्रकृता निगदितमिह चिंत्यं श्रुति काले विदुत्या। अब देखिए, उदयति, उदयति माने, उदय माने अब ये बताए हैं लग्न, लग्न में मृदुभांते सप्तमस्ते च मंदे, यानी कि उदय समय में, लग्न में, उदय समय अर्थात माने लग्न में शनि राशि यानी मकर या कुंभ का नवमांश हो, मकर या कुंभ का नवमांश हो। और फिर कहते हैं यदि भवति निषेक, लग्न से सप्तमस्थ शनि हो बैठा, श्रुतिमब्दत्रयेन, यदि ऐसे योग में गर्भाधान होता है तो उस दिन से तीसरे वर्ष में, यदि भवति निषेकः श्रुतिमब्दत्रयेन, अब्द माने वर्ष, और तीन वर्ष में जाकर के उस बच्चा का जन्म होगा। ऐसी परिस्थिति यदि अगर हो जाए तो उसमें 3 वर्ष तक बच्चा माता के गर्भ में रह सकता है। फिर कहता शशिनितु विधिरेख द्वादशे दे प्रकुर्जा। फिर इसी प्रकार का योग यदि चंद्रमा से हो, अर्थात किसी भी लग्न में चंद्रमा कर्क का नवमांश हो और लग्न से चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तो ऐसे योग में गर्भाधान होने पर द्वादश प्रकुर्जान, द्वादश वर्ष के में जातक का जन्म होता है। निगदितम चिंत्यं सूचि काले प्रयुक्त्या, गर्भाधान लग्न से जो फल कहा गया है उसे जन्म लग्न से भी यथा संभव समझना चाहिए। दोहराना नहीं ना है, इसको समझ गए ना? ठीक, चलिए अब कहते हैं कि गर्भाधान से पुत्र या कन्या का जन्म, पुत्र या कन्या का, पुरुष या स्त्री का के अशुभ योग का विचार करते हैं। कहते हैं गर्भाधान लग्न से पुरुष एवं स्त्री के अशुभ योग का विचार करते हैं। यम वक्रौ जूनेर्कात पुंसो रोग प्रदो स्त्रिय चंद्रात तन मध्य गयोर मृत्यु तदेकयुत दृष्टयोर चैवम। कहते हैं आधान जन्म मध्य पित्रो शुभाशुभ ज्ञान माह। आधान काल में गर्भाधान के ग्रहानुसार, उस कुंडली के अनुसार जो है पिता के लिए शुभाशुभ ज्ञान का विचार करते हैं। आधान काले प्रश्न काले वा अर्काक्रांत राशितः, अर्काक्रांति अर्थात सूर्याक्रांति राशितः सप्तमे स्थाने यदि शनि भौमो शनि कुजौ जुटौ वा भवतस् तदा प्रसवाद दर्वात पुरखस्य रोगादो व्याधि करावित्यर्थः। अर्थात क्या कहते हैं, गर्भाधान काल में से के विचार से गर्भाधान काल में, प्रश्न काल में यदि अर्क सूर्याक्रांत गर्भाधान के समय में यदि मंगल और शनि दोनों सूर्य से सप्तम स्थान हो, सूर्य से सप्तम स्थान में हो। कौन कौन? शनि, मंद माने शनि और कुज माने मंगल।
तो ये यदि अगर गर्भाधान के समय, और इसको कह रहे हैं कि इसको जो है, अच्छा बाद में, गर्भाधान के समय में मंगल और शनि सूर्य से सप्तम स्थान में बैठा हो तो पुरुष के लिए रोगप्रद, यानी उस शिशु के बच्चा के लिए, के पिता के लिए रोगप्रद होता है। और चंद्रमा से सप्तम स्थान में हो, कौन हो, शनि या मंगल, तो स्त्री के लिए रोगप्रद होता है, उस बच्चा के माता के लिए रोगकारक होता है। यदि मंगल और शनि के मध्य में सूर्य हो, अब मध्य कैसे हो गया शनि और मंगल, जैसे कि मान के चलिए दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है और चौथे भाव में मंगल बैठा है, और तीसरे भाव में यदि सूर्य आ गए तो शनि और मंगल के बीच में सूर्य आ गए ना, तो ऐसे मध्य में यदि सूर्य हो तो मृत्यु, और शनि तथा मंगल के बीच में चंद्रमा हो तो प्रसव के पूर्व ही स्त्री की मृत्यु हो जाती है, उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। कैसे? शनि तथा मंगल के बीच में चंद्रमा हो, मान के चलिए मेष राशि में शनि बैठा हो और मिथुन राशि में मंगल बैठा हो और वृष राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो शनि और मंगल के बीच में चंद्रमा आ गया, तो ऐसी अवस्था में उस माता को प्रसव से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, उस सूतिका को। शनि और मंगल में किसी एक की जुट और एक से दृष्ट हो तो पुरुष की मृत्यु। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, शनि और मंगल में से किसी एक के द्वारा गर्भाधान लग्न जो है, वो लग्न एक में मतलब जो जुत हो, चाहे उस लग्न में शनि हो या मंगल हो, और एक से शनि या मंगल जो दृष्टि जुत है तो जुत ही है, और एक से अगर दृष्टि है तो भी वही स्थिति होगा कि उस पुरुष की मृत्यु, उस बच्चा का पिता का मृत्यु हो जाएगा। उन दोनों में किसी एक से जुत हो, यानी शनि या मंगल से जुत हो, और एक से दृष्ट चंद्रमा हो। यदि आप कहते हैं शनि या मंगल में किसी एक से चंद्रमा जुत हो, और उस चंद्रमा को जो जुत है सो तो जुटे हैं, मान के चलिए चंद्रमा के साथ शनि बैठा है और मंगल द्वारा वो दृष्ट को देखा जाता हो, ऐसी परिस्थिति में उस स्त्री की मृत्यु होती है जो प्रसव करने वाली है, उस बच्चे की मां की अर्थात मृत्यु हो जाती है। चलिए अब कहते हैं गर्भ का स्वरूप। 10 महीना में बच्चा जो माता के गर्भ में रहते हैं उसका स्वरूप कहते हैं कलल खनावयवा स्थित गुरु मस्मृतिम समुद्भवा क्रमशः मासे शुक्र कुज जीव सूर्य चंद्रार्क सौम्यानाम। अब देखिए कहते हैं जो कि प्रथम मास में कलल रहता है, वह कलल का अर्थ होता है कि कीचड़ के सदृश थल थल गीला जैसा उस स्वरूप में रहता है। दूसरे महीना में घन माने पिंड के सदृश। तीसरे महीना मास में अवयव, उस अवयव माने अंग, उस बच्चे को माता के गर्भ में अंग होना शुरू हो जाता है, हाथ पैर इत्यादि।
चौथे महीना में अस्थि हड्डी, पांचवें महीना में त्वग, त्वग माने, त्वग माने बोलिए, हाँ चमड़ा, अच्छा वही दाम चमड़ा जो कहिए, अच्छा त्वग। और क्या मास में हुआ त्वग? कलल घन अवयव अस्थि त्वग पांचवें महीना में, और छठे महीना में रोम होता है, सातवें महीना में स्मृति होता है, स्मृति उस बच्चे को, हाँ 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 मतलब हाँ, और आठवां महीना में जो है तो समुद्भवा, माता के द्वारा जो आहार लिया जाता है रस को वो बच्चा ग्रहण करता है। नौवें महीना में वह समुद्भवा आने के लिए, बाहर आने के लिए वह जो तैयार होता है, वह उधर से जो है फाइटिंग करता है कि अब हम जल्दी निकले, और 10वें महीना में वह निकल जाता है। यही इस 10 महीने का है। फिर उसका प्रत्येक महीना का सभी ग्रह जो हैं अधिपति हैं, प्रथम मास के शुक्र, द्वितीय मास के कुज माने मंगल, तीसरे महीना का जीव माने बृहस्पति, चौथे मास का सूर्य, पांचवें मास का चंद्रमा, छठे मास का अर्की माने, अर्की माने शनि, हाँ, सातवें महीना में सौम्य यानी बुध, हाँ, असनोद्वेग प्रसवा परतो लग्ने चंद्र सूर्यानाम कलुखय पीड़ा पतनं निपीड़ित निर्मल पुष्टे। अब देखिए फिर क्या कहते हैं कि अब 8, 9, 10 7 महीना के तो 7 ग्रह हो गया। तुम किधर देख रहे हैं? 7 महीना का तो 7 ग्रह को बता दिए। अब 8वें महीना में क्या कहते हैं? 8वें महीना का में क्रमशः लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य, ये 8, 9, 10 के होते हैं। गर्भ काल में जिस मास का स्वामी कलुषित, कलुषित अर्थात कमजोर होते, अस्तादी अवस्था में रहते हैं, बकरी रहते हैं या अस्त रहते हैं या मतलब क्षीण रहते हैं, तो वो उस महीना में उस गर्भ में पीड़ा होता है। इसलिए कहा गया है, देखिए 7 महीना में 7 महीना तक के ग्रह तो दे दिया है ना कि शुक्र मंगल आदि अभी कहे हैं, तो उसमें यह विचार करने कि गर्भ के समय जिस ग्रह, जो ग्रह कमजोर होता है उस महीना में उस गर्भवती महिला को और गर्भस्थ शिशु को कष्ट होता है, और जो ग्रह बलवान होता है उस समय उस महिला को और उस बच्चा को पुष्टि होती है। ऐसा भी हो जाता है कि यदि अगर पराजित कोई ग्रह है, जो पराजित भी तो है, ग्रह युद्ध हो जाता है ना, है? तो पराजित ग्रह है
उस समय में गर्भ का पतन हो जाता है। उस मास में ऐसे अवस्था में यदि ग्रह हो तो उसी अवस्था में पतन हो जाता है। निर्मल हो तो उस यदि ग्रह खूब बढ़िया बलवान हो तो उस मासना में गर्भ पुष्ट समझना चाहिए, अर्थात मासाजीव के अनुसार गर्भ की स्थिति समझना चाहिए। अब फिर कहते हैं कि गर्भाधान लग्न से गर्भ संभव ज्ञान, गर्भ है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका कह रहे हैं। बलयुक्त स्वगृहान से कर्कशिता उपचयार क्षगौ पुंसाम स्त्रीणाम बाकुल चंद्रो ददा तदा गर्भ संभवो भवति। कदा गर्भ संभवो भवति एतेषां प्रश्न विद्यते, येषां प्रश्न विद्यते जत कदा गर्भ संभवति। गर्भ संभवा संभव ज्ञाने ज्ञान कहते हैं। जत्र कुत्र रासो स्वरास्यंस स्त्रीणाम वा कुल चंद्रो जदा तदा गर्भ संभवो भवति। कहते हैं स्वराशि के जहां कहीं भी, जत्र कुत्र जहां कहीं भी, रासो स्वरास्यंस स्वराशि के नवमांश में स्थित बलवान कौन कौन, सूर्य और शुक्र, यदि पुरुष की जन्म राशि से उपचय स्थान, उपचय स्थान पढ़ा चुके हैं हम 3, 6, 10, 11, ये उपचय स्थान कहलाता है। उपचय स्थान में हो अथवा स्वराशि नवांश स्थित चंद्रमा और मंगल स्त्रीणाम वा कुछ ग्रह जदा जदा तदा गर्भ संभवो भवति। स्त्रियों की जन्म कुंडली में या उस गर्भाधान से स्त्री के जन्म कुंडली के अनुसार यदि अगर अपने नवमांश में स्थित चंद्रमा और मंगल यदि जन्म राशि से उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 स्थान में हो तो गर्भ संभव समझना चाहिए। अर्थात ऐसे योगों में गर्भाधान होता है। क्या समझे? बलयुक्त, सुनिए सुनिए, इसमें है पुरुष के लिए अलग ग्रह की व्यवस्था और स्त्री के लिए अलग ग्रह की व्यवस्था। बलयुक्त अर्थात बलवान होकर अपने ही जो है जत्र कुत्र रासौ स्वरास्यंस कस्यावादित्य गुरु शुक्रौ, यानी बलयुक्त बलवान होकर कैसे बलवान होता है तो अपने घर में, अपने नौमांश में, अपने द्वादशांश में, अपने होड़ा में, अपने दृष्कान में, अपने उच्च में, ऐसे ग्रह बलवान होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि अगर सूर्य और शुक्र पुरुष की जन्म राशि से उपचय स्थान यानी 10वें और तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो, और केवल पुरुष से ही तो नहीं हो जाएगा, दोनों को देखना होगा। और स्त्री की कुंडली में, अब स्त्री की कुंडली में स्त्री नाम बा कुज चंद्रऊ, पुरुष के लिए सूर्य और शुक्र बलवान होकर के कहाँ रहेंगे? उपचय स्थान में 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11
और स्त्री की कुंडली में कहाँ रहना चाहिए? तो कौन कौन ग्रह? तो कुज, चंद्र, चंद्रमा और मंगल यदि उपचय स्थान बलवान हो करके उपचय स्थान में जन्म राशि से उपचय स्थान में हो तो गर्भ संभव समझना चाहिए, अर्थात ऐसे योगों में गर्भाधान होता है। क्या आप तो कोनो दिक्कत नहीं? अच्छा चलो आप रहिए, ठीक है, कोनो हर्जा नहीं। हाँ, बलराम जी चल गेला और कोनो नेट अथी भ गेल हेतन। अच्छा